अभी भी आप अगर आप सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पे अभी भी शीशा कैफ़ेज़ बने हुए हैं। इनका रिकवरी का कोई रास्ता नहीं है। इनमें ए टू ज़ी जितनी बीमारियां वो इनमें हैं। जो यूथ है वो इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला होती जा रही है एडिक्शन में। लाहौर में इस वक्त तकरीबन 120 मकामात हैं। एक है वो डेली के 3 से 4 जो इंजेक्शन है ना, फार्मास्यूटिकल इंजेक्शंस, वो यूज़ करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सादिया बुखारी। नाज़रीन, नशा एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी लत है जो नौजवान नस्ल को डे बाय डे ख़राब करती जा रही है। नौजवान नस्ल जो हमारा रोशन मुस्तकबिल होते हैं, जब वो इस लत में पड़ जाते हैं तो उनका मुस्तकबिल जो है वो अंधेरे में चला जाता है। आज हम बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से कम कर सकते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं और किस तरह से नशा जो है वो आगे जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहसिन, जो कि वाइस चेयरमैन है। ड्रग्स एडवर्टाइजरी जो है वो ट्रेनिंग इसके हवाले से दे रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस लेवल पे गवर्नमेंट भी काम कर रही है, गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके किस तरह से काम किया जा रहा है और किस तरह के नशे को जो है उसकी रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है। सबसे पहले थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, नशा जो है वो एक बहुत ही बुरी चीज़ है और हमारी नौजवान नस्ल में जो है वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि नशा जो है ये किस तरह का है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और ये किस तरह से यूज़ हो रहा है? बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम इशू पे जो ड्रग का रुझान बढ़ रहा है यूथ में, उस पर मुझे इनवाइट किया। जो नशे की आपने बात की है, इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान के जहन को मूव कर दे या इंसान अपना होशोवास खो बैठे, वो नशे के ज़ुमरे में आती है। और जो इसकी टाइप्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। जो आजकल ट्रेंड्स हैं उस पर मैं बात करूँगा। लाइक जिस तरह वेपिंग है, निकोटिन पैचेस आपने देखे होंगे, ई सिगरेट आ गए हैं, फिर उसके बाद क्रिस्टलाइज का आजकल बड़ा एक रुझान है। इसके अलावा फिर जो स्मोकिंग है या कोई और चीज़ें हैं वो तो अब बाद की बात रहेगी ना, पीछे की चली गई हैं चीज़ें। लेकिन अब ये जो मेन आप इसे कह रहे हैं जो ट्रेंडिंग में चाह रहे हैं, ये चीज़ें चाह रही हैं। अब यूथ जो है हमारी वो जो एडिक्शन में इन्वॉल्व हो रही है वो इसी चीज़ों में, तालीमी इदारों में भी आप देखें बच्चों के पास वेपिंग है, वेपिंग के साथ साथ क्रिस्टलाइज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो इसमें क्रिस्टलाइज के साथ साथ जो ई सिगरेट है वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, आपने भी क्रिस्टल मिथ इसका नाम बिल्कुल। और ये किस तरह से यूज़ हो रहा है? देखा जाता है कि ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा दिया जाता है और इसकी जो सेल परचेज़ है ये ऑनलाइन ही होती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 3 चीज़ें हैं आपने कही। एक तो ख़वातीन का आपने ज़िक्र किया, सेल परचेज़ का ज़िक्र किया, फिर ऑनलाइन ग्रुप्स का आपने ज़िक्र कर दिया। जहाँ पे इसको पहले तो जो आइस है ये बेसिकली एक आप कह रहे हैं जो होता है ना डिफरेंट केमिकल से तैयार किया जाता है। उसमें ये है कि जो हमारी बैटरी का पानी है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसको मिला के और 1-2 केमिकल हैं, उसको एक ख़ास मकदार पर आप हीट देते हैं और उसके बाद वो फिर उसको तो कुछ देर के लिए रखते हैं और वो आइस की शक्ल, लाइक उसको आइस इसलिए कहते हैं, आपने देखा होगा मिस्री टाइप जो होती है उस तरह की तर्ज पे ये होती है। और पहले इसकी डोज महंगी थी, लेकिन आजकल लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से ये सस्ती हो गई है। और ये डिफरेंट ऑनलाइन ग्रुप्स आपने जो बात की है, लेकिन इसमें ये नहीं मैं कहूँगा कि ये जस्ट ख़वातीन को दी जा रही है। ये यूथ में भी है, ख़वातीन में भी है, हर किस्म के एज ग्रुप में है। लेकिन अभी तक जो है हमारे पास जितने केसेस आते हैं डेली बेसिस पे जिसमें ख़वातीन भी है, पहले तो ये था कि मेल्स आते थे हमारे पास। अब जो है फ़ीमेल जो है की फैमिलीज़ आती हैं। समटाइम हस्बैंड हमें बता रहे हैं कि मेरी मिसेस नशा कर रही है, समटाइम हस्बैंड और वाइफ दोनों इस आइस में है। और मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूँगा कि हमारे पास ऐसे केस आते हैं, लाइक जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, वो इस चीज़ में मुब्तला हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। और ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जब से सीएम पंजाब आई हैं मरीम नवाज साहबा, उन्होंने एक क्रैकडाउन किया भरपूर तरीके से और जितने सेलर थे सबको अरेस्ट किया। अब जो कुछ रह गए हैं जो अंडर कवर सेल कर रहे हैं, तो उन्होंने डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं ऑनलाइन वो इस्टेब्लिश किए हैं और उस पर भी गवर्नमेंट बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। और उस पर जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, जिसमें एंटी नारकोटिक फोर्स का
एक बड़ा मेजर रोल है उसमें। हमारे जितने एयरपोर्ट्स हैं, ड्राई पोर्ट्स हैं, उसके बाद बॉर्डर क्रॉसिंग है, उन सब पे वो काम कर रहे हैं। इवन के स्ट्रीट लेवल पे भी अब आ गए हैं और CNF पंजाब भी काम कर रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह से ये बड़ा एक अच्छा एक रायामल है जो कि हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है, जो रोड पे हम देखते हैं सस्ते नशे जो है वो सेल हो रहे हैं, और वो तो वैसे ही आप किसी को भी ऐसे ही पकड़ा दें, आप तादाद भरी पड़ी है। पार्क में भी आप कहीं फैमिलीज जाती है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग बैठे होते हैं। अच्छा, उसको किस तरह से देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? अगर लाहौर की सूरत हाल की मैं बात करूं तो लाहौर में इस वक्त तकरीबन 120 मकामात हैं। आप शुरू हो जाएं, मैं अक्सर कहता हूं कि आप रेलवे स्टेशन से शुरू हो जाएं, टूवर्ड्स आप रावी ब्रिज चले जाएं या टूवर्ड्स आप सदर की तरफ आ जाएं, उसके बाद आप लक्ष्मी चौक आ जाएं, आगे अली पार्क आ जाएं, भाटी आ जाएं, दाता दरबार के बाद फिरोजपुर रोड आ जाएं, काना आ जाएं। ये तकरीबन हमारी जो स्टडी है ना ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हबदैत की, ये 120 मकामात हैं जिस पे इस वक्त 10,000 के करीब बंदे हैं, लोग हैं, अफराद हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। अलार्मिंग ये है 120 में से 40 से 50 ऐसे हॉटस्पॉट पॉइंट हैं जहाँ पे मेल्स के साथ साथ ख़वातीन और बच्चे पूरी पूरी फैमिलीज़ हैं, और वहाँ जस्ट एडिक्शन नहीं हो रही, वहाँ पे एडिक्शन के साथ साथ बच्चों को उन्होंने चाइल्ड बैगरी पे लगाया हुआ है, बच्चे उधर से भी चाइल्ड बैगरी करते हैं, उसके बाद वो उसी पैसों का नशा भी करते हैं और उधर ही रहते हैं, सड़क पे ही रहते हैं। और जो आपने बात की है कि ये सस्ता नशा, इसमें जस्ट ओनली जो ये ड्रग्स हैं लाइक जिसमें चर्स है, कोकेन है, आइस है, ये तो वो करते ही करते हैं कुछ डोज ना इसकी, लेकिन इसके साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, इंजेक्शन है, सुकून आवर अद्वियात जो हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। जो एक सड़क पे पड़ा एडिक्ट है वो डेली के 3 से 4 जो इंजेक्शन है ना, फार्मास्यूटिकल इंजेक्शंस, वो यूज़ करता है। और चौथा जो है वो डिफरेंट आइस को यूज़ कर लेगा या कोई और नशा कर लेगा, वो फिर अपनी बॉडी का जो लेवल है सस्टेन करता है। और ये वो लोग हैं जो क्रॉनिक एडिक्ट बन चुके हैं, इनका रिकवरी का कोई रास्ता नहीं है। इनमें A to Z जितनी बीमारी हैं वो इनमें है, हेपेटाइटिस भी है, एड्स भी है, सारी चीज़ें हैं, और इनको कोई रिहैब सेंटर लेने के लिए तैयार नहीं है और ना फैमिली इनको ऑन करती है। इसी वजह से ये लोग सड़कों पे हमें नजर आते हैं। अच्छा, तालीमी इदारों की अगर बात की जाए और यूनिवर्सिटी लेवल पे जब स्टूडेंट जाता है, O लेवल A लेवल करता है, ये उससे पहले भी जाए, तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं? वेब बहुत आम हो चुका है, जैसे आपने बताया कि सिगरेट, और फीमेल्स भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये हम अगर किसी गैदरिंग में बैठते हैं तो वहाँ पे भी छोटे से बच्चे के हाथ में वेप होता है। हालांकि वेप जो है अगर देखा जाए तो आपकी अगर शादी होती है इन फ्यूचर तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, मेडिकल के हवाले से देखा जाए तो बहुत नुकसानदेह है। तो तलीमी इदारे, क्योंकि आप ट्रेनिंग भी देते हैं ड्रग्स के हवाले से, तो वो क्या काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है इस हवाले से? तलीमी इदारों की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अल्लाह का शुक्र है कि हमने 2016 से कैंपेन स्टार्ट की बड़ी स्ट्रॉन्ग, और अब तक हमको तकरीबन 5,000 प्लस तलीमी इदारों में जा चुके हैं, जहाँ पे ना सिर्फ हमने अवेयरनेस क्रिएट की है बल्कि हमने टीचर्स के लिए टीचिंग स्किल पे ऑन ड्रग यूज़ प्रिवेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद हमने पेरेंट्स के लिए सेशन करवाए, फिर हमने यूथ के लिए जो स्टूडेंट्स हैं बेसिक लाइफ स्किल जो प्रोग्राम्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराए। उसका बुनियादी मकसद ये है, बेसिक लाइफ स्किल यानी ज़िंदगी गुजारने की महारतें, आपने एंगर मैनेजमेंट, जो गुस्से पे किस तरह काबू रखना है, और डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव हमारा एक कोर्स है। उसके अलावा जो तलीमी इदारों में इस वक्त है, हमने ये नहीं किया कि जाके जस्ट एक अवेयरनेस सेमिनार कर लिया, हमने बल्कि इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है। और जिस तरह आपने बात की है कि वेप का आजकल ट्रेंड बढ़ गया है, मैं अगर आपको याद हो कि 2012 और 13 की अगर बात करूं तो लाहौर में शीशा कैफ़ेज़ बहुत ज़्यादा आम हो गए थे, और अल्लाह का शुक्र है कि वो जो शीशा कैफ़ेज़ को बंद करवाने का क्रेडिट भी हमारे इदारे को जाता है, उसमें भी इसी तरह यूथ इन्वॉल्व हो। लेकिन अभी भी अगर आप सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पे अभी भी शीशा कैफ़ेज़ बने हुए हैं और काम प्राइवेटली अब हिडन रह गए हैं, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिनके साथ हम काम करते हैं, हम उन्हें पास ऑन करते हैं और वो फिर सील होते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ हिडन कैफ़ेज़ हैं, और जिस तरह हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है पास ऑन कर। लेकिन जो मैं 2012 और 13 का फिगर बता रहा हूँ, उस वक्त लाहौर में 360 के करीब कैफ़ेज़ थे, और गुलबर्ग जो MM आलम रोड है, मॉल्टन लिंक रोड हो गया, डिफरेंट जगह जोहर टाउन के एरियाज़ थे, कुछ लिबर्टी का था,
DHA था, ये सारे एरियाज़ में एक वो कह लें कि सैलाब था शीशा कैफ़ेज़ का। जिस तरह आज आप देखते हैं वेब के नए नए शॉप्स खुल गई। अभी भी अगर हम जोहर टाउन के एरिया की बात करें, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप जोहर टाउन में जितने भी कैफ़ेज़ बने हुए हैं वहाँ पे आप जाएं तो आवाम जो है वो भरी पड़ी है कैफ़ेज़ में, और वेब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वो है। आप जिन कैफ़ेज़ की बात करें वो चाय खाने हैं, तो हम उस पर भी एक प्लान कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल पुट अप किए हैं कि वो जो चाय खाने हैं उसमें अगरचा आपने कोई सिटिंग के लिए बनाया है, आप आएँ चाय पिएँ खाना पीना करें, लेकिन किसी भी जगह पे पब्लिक प्लेस पे या किसी भी जगह पे ड्रग अलाउ नहीं होनी चाहिए कि आप आके सरेआम बैठ के लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है, इवन के रेस्टोरेंट ओनर है, अगर वो क्लाइंट आ रहा है तो क्लाइंट को चेक करे कि यार इसके पास कोई ऐसी इलीगल चीज़ नहीं है। चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस होना है। अच्छा, अगर हॉस्टल्स में जो लोग रहते हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे भी ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है, चाहे आप गार्ड के थ्रू प्रोवाइड करें, चाहे आपने कोई सप्लायर रखा हो। क्या हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं, बच्चियाँ रह रही हैं, चाहे वो आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं, यहाँ लाहौर से नहीं है, ज़ाहिर है पेरेंट्स अपने बच्चों को एक ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करने के लिए भेज रहे हैं, उनको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं? हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी कैसे चेक एंड बैलेंस हो सकता है, उस पर भी बताइएगा। और उसके अलावा बच्चे किस उम्र में वेप इस्तेमाल कर सकता है, किस एज से? क्योंकि आजकल तो छोटे बच्चे, वही मैंने जैसे पहले बात की कि देखा देखी वो एक लत लग गई है। जो आपने हॉस्टल्स की बात की है, तलीमी इदारों के हवाले से हमारा एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसका मैंने जिक्र किया है, उसी में ये कंपोनेंट हॉस्टल्स का है। और तलीमी इदारों की जो स्टडी है, तलीमी इदारों में जो ड्रग पहुंचती है वो इन्हीं के ज़रिए, जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है या स्वीपर है, इन्हीं के ज़रिए आती है। तो उस पर काफ़ी हद तक हमने काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि हमने पंजाब में 24 के करीब 24 तलीमी इदारों को स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस का दर्जा दिया एज अ थर्ड पार्टी के तौर पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। उसका बुनियादी मकसद यही है कि तलीमी इदारे के प्रेमिसेस में जब सुबह तलीमी इदारे का टाइम है और ड्यूरिंग द आवर्स एजुकेशनल आवर, चाहे वो रात को 8 बजे तक हैं, 10 बजे तक हैं या जब तक भी हैं, तलीमी के इदारे के प्रेमिसेस के अंदर कोई बंदा ड्रग यूज़ नहीं करेगा। हाँ वो सिगरेट हो, हाँ वो कोई भी चीज़ हो, वो तलीमी इदारे से बाहर जा करें। हमारा जो बुनियादी मकसद है कि तलीमी इदारों का माहौल ऐसा हो, हम जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले आ रहे हैं उन्हें एक ऐसा हेल्दी माहौल दें ताकि वो ये बुराइयों से बच सकें। दूसरी जो आपने बात की, सवाल किया आपने कि जो वेप है इसकी एज ब्रैकेट, नशा जो है ये कोई आप कह लें किसी किस्म की एज ब्रैकेट नहीं है इसमें। आप अभी अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं तो तलीमी इदारों में जब हम जाते हैं, हमने क्लास 5 के बच्चे देखे हैं जो नस्वार का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सिगरेट भी पी रहे हैं। तो आप देखें क्लास 5 का बच्चा जब ये कर रहा है तो उधर आप उसको किस तरह कह सकते हैं कि ये तो बड़ी उम्र का करेगा। तो इसमें एज ब्रैकेट नहीं है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें पेरेंट्स का बहुत रोल है, पेरेंट्स, टीचर और जो हमारे जो तलीमी इदारे हैं, उसके अलावा जो स्टेट है, ये एक इनका आपस में बड़ा किसी को इस तरह से एडिक्शन हो गई है ड्रग्स की और बहुत एक लास्ट स्टेज पे चला गया, ऐसा कोई केस आया हो कि वो ठीक ही ना हो, और अगर ठीक हो गया तो क्या किस तरह से वो अपने आप की बाकी की ज़िंदगी जो आपको जो है वो उस तरह से जीता है, अगर वो वापस उस जगह पे जाता है उसकी एडिक्शन ख़त्म हो जाती है? अच्छा, मैंने जो मतलब इस फील्ड में काम किया है और कर रहा हूँ, और मैंने जो अगर आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो अगर एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है ना कोई एक दफ़ा, और वो जब एक ख़ास स्टेज से आगे निकल जाता है तो वो रिकवर नहीं होता। इलाज जस्ट एक ट्यूनिंग है। आप कह लें कि ट्रीटमेंट सेंटर में गया है, लोगों ने कई, आपने सुना होगा एग्जांपल, हमने अपने बच्चे को 2 माह के लिए करवाया था, फिर आया, फिर थोड़े अरसे बाद स्टार्ट हो गया। इंटरनेशनल जो स्टडी है, जो हमारे इदारे हैं, कोलंबो प्लान है, INL है, US स्टेट डिपार्टमेंट का, उनकी स्टडी है कि पूरी दुनिया में अगर 30% जो लोग हैं ना, वो अगर इलाज करवाने के बाद ठीक रह गए ना तो वो सक्सेस रेट है 100 में से। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो 95% रिलैप्स रेट है। रिलैप्स रेट से मुराद ये है कि आज आपने इलाज करवाया, आज नहीं कल नहीं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने बाद वो वापस आ जाता है एडिक्शन में, और पहले से बुरी तरह आता है ना। आप देखें कि जो बंदा है वो इलाज के लिए गया है, ट्रीटमेंट करवा के आया अपना सारा, डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट किया, उसकी काउंसलिंग की, उसकी थेरेपीज़ की, लेकिन आफ्टर जब वो दोबारा उसी एटमॉस्फेयर में आया, उसी माहौल में आया, उसी दोस्तों में आया है, तो वो पहले से मीन्स कि हमारी सोसाइटी को भी कुछ इस तरह के काम करने चाहिए, और हमारे पेरेंट्स को, हमारे दोस्तों को, आसपास लोगों को, ताकि हम इस चीज़ से जो है इस लानत से जान छुड़ा सकें। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे बीइंग अ सिटीज़न कि हम अपनी सोसाइटी को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? सोसाइटी के अंदर जो ये एक ड्रग्स जो है सबसे गंदी लानत है जो हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब कर रही है, कैसे बेहतर अपना किरदार अदा कर सकते हैं? मैं तो बीइंग एज अ वाइस चेयरमैन ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब, यही जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि
जो यूथ है वो इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला होती जा रही है एडिक्शन में। और मैं समझता हूँ कि जब लोग हमें बताते हैं कि हमारा बच्चा, हमने इसकी डिग्री पे इतने पैसे इन्वेस्ट किए और वो बच्चा एडिक्शन में चला जाता है। ख़ासकर माँ बाप की तो इन्वेस्टमेंट यही है ना कि एक बच्चे पे उसको अच्छा पढ़ा लिखा कर किसी मुकाम पे पहुँचाया जाए, और जब वो उस मुकाम पे पहुँचते पहुँचते एडिक्शन में चला जाता है तो वो फिर मैं समझता हूँ माशरे का कारा मशहरी नहीं रहता, और सारे उसके जितनी सोसाइटी है, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उसको अच्छा नहीं समझते। तो मेरी यही नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि आपके इर्द गिर्द अपने लोगों पे नज़र रखें, नशे को अवॉइड करें और आप हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ। हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है कि लोग कहते हैं जी टेंशन हो गई, जॉब चलेगी तो हम एडिक्शन में आ गए। आप और रास्ते हैं आपके पास बड़े, आप मेहनत करते रहें तो किसी ना किसी मुकाम पर आप ज़रूर पहुँच जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और बहुत ही हसास टॉपिक पे बात की है। तो ये हमारे साथ है सैयद मोहसिन, बिल्कुल बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है या कोई भी इस तरह के हालात आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं तो मायूस ना हो। मायूसी सबसे बड़ा गुनाह है, और ना इस तरह की सोहबत में बैठें, इस तरह के दोस्तों से दूर रहें, और बजाय के मायूस हो के आप इस तरफ आएँ, अल्लाह को याद करें और अपने आप को पॉजिटिव रखें। और ये एक ऐसी लानत है जो आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर सकती है, आपके वालिदैन को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि पहला हक़ तो आपके वालिदैन का आप पे है। सबसे पहले उनका ख्याल रखें, उनके बारे में सोचें, बाद में इस तरह के कामों की तरफ इन्वॉल्व हो। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।